जी, सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, बहुत बढ़िया। अ, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हम लोग लगभग लगभग कितने लोग जुड़ चुके हैं? 7 लोग जुड़ चुके हैं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रहलाद पॉल जी के साथ। जी, प्रहलाद जी बताइए। जी, जी नमस्कार। हाँ, हाँ। अच्छा हाँ, आपने भेजा है ये मैंने देखा था लेकिन मैंने उसको ध्यान से अभी देखा नहीं। चलो। हाँ, 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 वो देख लेता हूँ मैं। तो अभी ट्रीटमेंट आप क्या दे रहे हो? देखिए एक चीज है। अच्छा। ये ट्रीटमेंट आपने जितने भी दिए हैं ना सभी एकदम बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट दिए हैं। थोड़ा सा इसका ना सीक्वेंस बना लीजिए। देखिए अभी अब ये तो है, मैंने देखा तो था आपने भेजा है। अब पूरा डीप में मैंने उसको स्टडी नहीं किया लेकिन थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है। उनका जो पैर है ना वो बो लेग हो गया है, जो घुटने हैं ना वो बाहर की तरफ से ऐसे मुड़ के वो धनुष की तरह हो गए हैं, उसको बोलते हैं ना बो लेग। तो वैसा टाइप का हो। हाँ तो सुनिए, सुनिए सबसे पहली बात जितना भी आपने बताया उसमें सबसे पहला बात बता रहा हूँ। जो आप प्रदीप पॉइंट दे रहे हैं ना, अभी प्रदीप देखो, प्रदीप का पॉइंट ऐसा है जिसको सीधा लेटा के भी दिया जा सकता है और उल्टा लेटा के भी दिया जा सकता है। तो जिनको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या है, घुटना बाहर की तरफ चला जाता है। तो बाहर चला गया तो उसको अंदर डालना है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पेट के बल लेट करके वो उल्टा प्रदीप देते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, जैसे मान लो सीपी चाइल्ड है या पोलियो चाइल्ड है, तो उनका क्या है वो पैर जो है घुटना अंदर की तरफ आ जाता है, एड़ी बाहर की तरफ हो जाता है, घुटना एक जगह पे आ जाता है। तो वहां पे सीधा प्रदीप दिया जाता है। तो जब इनको घुटने का दिक्कत है तो इनको सबसे पहला जो प्रदीप पॉइंट देते हो आप, ये उल्टा लेटा के दो। उल्टा लेटा करके घुटना थोड़ा सा मोड़ के एक पिल्लो लगा दो घुटना से जांग तक, वो ग्रोइन एरिया तक, और एक पिल्लो घुटना से लेकर नीचे एंकल तक। वैसा लगा करके आप प्रदीप दे दो, भले हाथ से दो कुछ दिन, जरूरी नहीं है पैर से देना, हाथ से। ठीक है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस ट्रीटमेंट में ध्यान रखना, इसमें 3 चीज आपको फॉलो करना है। पहला चीज ये देखना कि उनका पेन पॉइंट में कहीं किधर भी दर्द है कि नहीं है। अगर मान लो लीवर पॉइंट में दर्द है तो दे दो 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार। अगर देखते हैं पैनक्रियास पॉइंट में दर्द है तो दे दो 22 फिंगर पैन पैन। अगर म्यूकोस वाले में पॉइंट है तो दे दो 6 टो फिंगर म्यूकस मल्टीप्लाइड 6, ऐसा दे दो। हाँ, अगर किधर भी दर्द नहीं है तो क्या करना है, सारे उंगली में 22 फिंगर ऑल, 6 न्यू नाभि सेट ऑल, ये पहला दे दो। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो ये फाउंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें किधर गड़बड़ है क्या।
डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लो भूख नहीं लगती है या भूख ज्यादा लगती है, खाने के बाद गैस बनती है। क्या चीज? नहीं तो वो नहीं करो, एक काम करो। सबसे पहला तो मान लो टू फिंगर आपने सब में दे दिया, उसके बाद कॉर्डा इक्विना प्लस दे दो। ये लोग ऐसा समझते हैं, अब अधिकतर न्यूरोथेरेपिस्ट भाई लोग, कि ये कॉर्डा इक्विना प्लस है, ये कमर के लिए, कमर के लिए नहीं, कमर का आगे पीछे, आगे नाभि है, पीछे L5 है। ये दोनों से जुड़ा हुआ जो भी दिक्कत रहेगा, पेट से जुड़ा हुआ जो भी दिक्कत है या कमर से जुड़ा हुआ जो भी दिक्कत है, उसमें ये कॉर्डा इक्विना प्लस बहुत जबरदस्त काम करता है। तो इसको ऐड करिए। और बाकी, हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहले उनको देखिए, पेन पॉइंट चेक कीजिए, अगर किधर दर्द है तो वो पेन पॉइंट का टू फिंगर दीजिए, अगर किधर भी दर्द नहीं है तो सारे उंगली पे टू फिंगर 6 NNS दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब कुछ हार्मोन कम ज्यादा हो रहा है तो वो अलग बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा भूख कम लग रहा है, जो भी ये चीज है, मतलब नाभि से रिलेटेड चीज है, तो कॉर्डा इक्विना प्लस, नाभि का प्रॉब्लम हो या कमर का प्रॉब्लम हो, कॉर्डा इक्विना प्लस देना ही देना पड़ेगा। ये देखो, हमारे न्यूरोथेरेपी के जब गुरु जी ने न्यूरोथेरेपी सिखाने का सोचा, तो सबसे पहला बैच जो वहाँ पे गया था, उस सबसे पहले बैच में एक हमारे गुरु जी थे, अजय गांधी जी। वो गुरु जी के सबसे पहले बैच के हैं, और ये जो क्वाडा इक्वेना जो ट्रीटमेंट बनाया गया उसके साथ उन्होंने क्वाडा इक्वेना प्लस ऐड किया। और आज के टाइम में भी अजय गांधी सर का बनाया हुआ जितना फार्मूला है, आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कि कोई ऐसा न्यूरोथेरेपिस्ट, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई न्यूरोथेरेपिस्ट है जिसने पार्किंसन को 100% क्योर कर दिया, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्योर कर दिया, या मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर को डिजेनरेटिव होने से रोक दिया। लेकिन मैंने देखा है मोहाली में, मोहाली में मैं जब अजय गांधी सर के साथ था तो मैंने ये चीजें वहां पे देखी है। तो ऐसी चीजें होती है। तो बस ये जो सीक्वेंस मैंने बताया इसको ध्यान पे रखिए। ठीक है। चलिए। हाथ में ऊपर उठता है मतलब दोनों हाथ है? हम्म, तो देखो, एक चीज है, किसी एक साइड में, हाथ में, कंधे में, एल्बो में, रिस्ट में, किधर भी दर्द होता है, एक साइड में होता है, तो उसको अपन लोग देखते हैं कि हो सकता है शोल्डर प्रॉब्लम है, राइट साइड शोल्डर प्रॉब्लम, या लेफ्ट साइड शोल्डर प्रॉब्लम। लेकिन अगर दोनों में हो रहा है ना, तो फिर इसमें कंधा, उंगली उंगली सब कुछ ठीक है, इधर जो भी पंगा है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में बोलता है ना कि वो कुछ केमिकल लोचा है, तो इधर जो केमिकल लोचा है वो सर्वाइकल में है, C1 से C7 के बीच में। C1 से C7 के बीच में कहीं कोई डिस्क है,
जो दब रहा है जिसके कारण कंधे में, देखो कंधे में प्रॉब्लम होगा तो या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा, दोनों साइड हो रहा है इसका मतलब गर्दन में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक तो है कि अगर आप एमआरआई वगैरह अगर करा लेते हो तो उसमें पता चल जाएगा कि C5 C6 के बीच में प्रोस्ट्रूशन है या फिर C6 C7 के बीच में डिजेनरेशन है, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी करा पाते हो तो एक काम करो, पेन पेपर है तो नोट डाउन करो। पहला है फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन। हो गया। सेकंड लिखिए अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। ऐसा जैसे लीवर और म्यूकस देते हैं ना हाथ नीचे करके, वैसे ही नीचे करके दोनों हाथ में पिल्लो लगा दीजिएगा, जरूरत नहीं ऊपर करना है, ऊपर करने से ठीक है 100% इफेक्टिव होता है। कोई नहीं, नीचे भी करके करेंगे तो ठीक होगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। देखो अपने को पॉइंट देना है, पोजीशन पेशेंट के हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ता है। अभी मान लो किसी को राइट फ्रोजन शोल्डर है और अपने को उसको पारा देना है, कैसे देंगे? 3 पिल्लो लगाने के बाद भी पारा देना मुश्किल है, तो फिर क्या करेंगे, हाथ को सीधा करा देंगे, जैसे स्ट्रेच कराते हैं स्ट्रेच करा के, और वैसे एक बार कंधे के पास प्रेस करेंगे, एक बार एल्बो जॉइंट के पास प्रेस करेंगे। ठीक है, पूरा 100% इफेक्ट नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। फिर जैसे जैसे वो स्टिफनेस कम होगी आगे करेंगे। ठीक है। चलिए। अच्छा, देखो अभी जो मैंने बताया ना ये दोगे तो इसका दो ही काम है। पहला तो ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और दूसरा चीज है कि जो पेन है, पेन मैनेजमेंट का काम की मतलब दर्द को कम करेगा। हाँ, इसके साथ जो वहाँ पे डिजेनरेशन हुआ है जॉइंट्स पे, उसके लिए फिर आगे चल के उसमें 125 DCC भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन 125 DCC इज नॉट नेसेसरी। देर इज अ नेसेसरी एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स की इन्फ्लामेशन को कम कर सके, जो सूजन हुआ है उसको ठीक कर सके, और एंटी पेन मतलब जो दर्द है उसमें आराम दिला सके। 1-2 दिन ये देंगे, जब दर्द सूजन कम हो गया फिर उसके साथ ये ट्रीटमेंट के साथ 125 DCC और ऐड करेंगे। या तो 125 DCC ऐड कर सकते हैं या तो जे हेपरिन ऐड कर सकते हैं, जिसमें भी 4 पारा आता है ऐसा कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, देखो अभी मैंने बताया ना कि पेट की दिक्कत के लिए पहले आपको सोचना पड़ता था कि पेट में कुछ दिक्कत है, क्या है नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल लगे नॉर्मल दे दिए। अगर समझ में आ गया कि यूडीएफ आ रहा तो यूडीएफ ट्रीटमेंट दे दिए। अगर समझ में आ गया कि एसिड बढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो लेफ्ट साइड और एसिड ट्रीटमेंट दे दिए। अभी एक सबसे बढ़िया चीज है, पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो अपने को ज्यादा गहराई में जाने का नहीं। वो तो ठीक है, देखो पेट के अंदर जो भी पाचक रस होते हैं उसके ऊपर 3 ही एलिमेंट है, वात पित्त कफ। तो अपना जो डाइजेस्टिव कैनाल है, ये पेट का जो छेद है जिसके अंदर पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये सब कुछ है, उसके अंदर इतना पावर है कि वो किसी भी चीज को हमारे बॉडी के हिसाब से मेटाबोलाइज कर सकता है। इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। एक लड़का था, गेहूं का खेत था उसका, और गेहूं के खेत में वो दवाई डालने जाना था, जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो दवाई इतना खतरनाक होता है कि अगर आदमी पी ले तो आदमी मर जाएगा। तो वो खेत में गया, वो दवाई छिड़क रहा था, तब तक एक कोबरा आया, सांप काला रंग का, और उसने उसको
डंक लगा दिया, काट लिया। अब इसको दर्द हो रहा है, इसको समझ में आ गया कि मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन उसको दर्द इतना हो रहा है कि वो सोच रहा है मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसने क्या देखा कि वो जो दवाई वो फेंक रहा था, वो दवाई उसने पी लिया कि मैं जल्दी मर जाऊं। और वो दवाई पीने के बाद वो बेहोश हो गया। लगभग लगभग 2 घंटे के बाद उसको होश आया। वो बिल्कुल जिंदा था, फिट एंड फाइन। तो अब पता नहीं ये कहानी सच है या झूठ है, मैंने भी बचपन में सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इसमें लोग एक तर्क देते हैं कि चलो वो जो सांप का जो जहर होता है, आज के टाइम में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर देखें तो सबसे जहरीला सांप होता है ब्लैक माम्बा। अच्छा, जहर मतलब क्या है, वो भी प्रोटीन है। तो ब्लैक माम्बा का जो जहर होता है वो 6 बॉन्ड का प्रोटीन होता है। अपन का बॉडी जो है वो 3 to 4 बॉन्ड का प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है, उससे ऊपर का नहीं। तो इसलिए सांप का जहर हम लोग को मार देता है। बिच्छू का जहर 4 बॉन्ड का होता है, तो कुछ लोग मर जाते हैं, बाकी लोगों को कुछ होता नहीं है। तो ऐसी सी बात है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका बॉडी के अंदर क्या केमिकली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। चलिए, ओके। जी, धन्यवाद। अशोक जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार अशोक जी, बताइए। आज बहुत दिन बाद साक्षात्कार हुआ। आप तो आप तो क्लास वगैरह में नजर ही नहीं आते, बाकी लोग तो नजर आते हैं। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। जी, बताइए। अ, शायद मैंने हाँ देखा था, लेकिन मेरे को ध्यान पे नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया ना, बात हुई थी प्रहलाद जी से भी, इन्होंने भी भेजा था, मैंने देखा था। मतलब बस ऐसे चलती चलती नजर से देख लिया, उतनी गहराई से नहीं। जब ये बताने लगे तब मेरे को ध्यान पे आया कि हाँ ये चीजें थी। तो वैसे ही आपका भी मैंने देखा है, मेरे को उतना ध्यान पे आ नहीं रहा है। हाँ, बस 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 बस, मेरे को याद आ गया, ये ट्रांसप्लांट आपने कहा ना तो मेरे को याद आ गया। यस। हाँ, ये पेरिंजाइमल सिंड्रोम। हाँ हाँ, अब सुनिए इसकी बात। ये इनकी उम्र कितनी है? 38। देखो, अ, दो चीजें होती है। पहला है जो हमारा इनटेक है, हमारे नाक, मुंह, आंख, कान, स्किन, इन सब चीजों से जो भी अंदर जा रहा है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, हवा हो, आवाज हो, प्रदूषण हो, जो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो उन सबको हमारा बॉडी एक बार चेक करता है। चेक करने के बाद देखता है कि आगे क्या करना है। तो अभी के टाइम में एक चीज बताओ उनको, मेनली प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है? अच्छा। अच्छा।
हम्म। हाँ, बस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। याद आ गया, आपने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो रहा है, प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है। अभी सुनो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। विश्व युद्ध दो, वर्ल्ड वॉर 2, ये विश्व युद्ध चल रहा था। और फिर लास्ट में अमेरिका ने जाके जापान पे 2 परमाणु बम गिरा दिए। विश्व युद्ध खत्म हो गया। और उसके बाद जापान ने कहा कि आज के बाद हम लड़ाई उड़ाई करेंगे नहीं, हम सेना भी नहीं रखेंगे। जो देश मेरा सेफ्टी करेगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा। तो अमेरिका ही बम गिराया था। और अमेरिका ही कहा कि देखो, अब आज के बाद तुमको किसी से भी लड़ने का जरूरत नहीं है, जो तुमको चू चाह कर देगा उसके लिए हम हैं। तो अभी जापान कहीं लड़ाई नहीं लड़ता है। ये नॉर्थ कोरिया है ना, एक वो तानाशाह है। अमेरिका को भी डरा के रखता है। क्यों? क्योंकि पता है, अमेरिका को बोल कर रखा है कि तुम मेरे से लड़ाई करने आओगे, मेरे को पता है मैं छोटा हूं, तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं पहले जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ दूंगा। अभी जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, तो इसलिए वो हमला नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गई ग्लोबल बातें। बॉडी के अंदर भी एक अमेरिका है जिसका नाम है लिवर। और उसने 3 जापान की जिम्मेदारी ले रखी है। पहला जापान है स्प्लीन। दूसरा जापान है हार्ट। तीसरा जापान है पैनक्रियाज। लीवर के ऊपर जितना भी हमला हो वो सह लेता है। लेकिन जब उसके सहने से क्षमता से बाहर हो जाती है, मतलब लीवर 80% से ज्यादा डैमेज हो गया है, तब उसका इफेक्ट स्प्लीन के ऊपर जाता है। मतलब अमेरिका कमजोर हो गया तो कोई भी जापान पे हमला कर देगा। तो फिर स्प्लीन के ऊपर इफेक्ट आना शुरू होता है, तब जाके आदमी, जब तक लीवर में पंगा हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है। जब स्प्लीन में दिक्कत आती है ना, तब क्या होता है, बुखार आना शुरू हो गया। कभी ऐसा बुखार आ रहा है कि गर्मी लगने लग रहा है, कभी ऐसा बुखार आ रहा है कि एकदम ठंडा लगने लग रहा है। कभी हड्डी हड्डी में दर्द होने लग रहा है, जैसे डेंगू मलेरिया में बुखार होता है। स्प्लीन में जब सूजन आना शुरू हो जाएगा तो वैसा होना शुरू होगा। अभी बेचारा स्प्लीन भी कोशिश करता है लीवर के साथ बात करके कि भैया थोड़ा तुम संभालो, थोड़ा हम संभाले। अब जब इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, 8 महीना हो गया, उसके बाद अब उसका इफेक्ट तीसरा जो दूसरा जापान है हार्ट, दिल जो है, उसके ऊपर पड़ना शुरू होगा। फिर बाद में ईसीजी वगैरह कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे तो पता चलेगा हार्ट एनलार्ज हो गया है। अच्छा, जब तक हार्ट एनलार्ज होता है उसके 1 से 2 महीने के अंदर बंदा जय श्री राम हो जाता है। बहुत कम लोग हैं कि वो फोर्थ स्टेज की, जब पेनक्रियाज भी एनलार्ज हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, वैसा कंडीशन पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो खैर, उतना दूर तक हमें भी नहीं पहुंचना है। हमें ये काम करना है कि देखो, अभी स्प्लीन एनलार्ज हो गया, हार्ट तक बात पहुंची नहीं है। सारा कुछ लीवर में ही पंगा है और उसका इफेक्ट थोड़ा सा स्प्लीन के ऊपर है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार। हाँ, 60। 62 फिंगर गॉल लीवर ये 3 बार देना है। भले आप 30 सेकंड के गैप में दो या 1.5 मिनट के गैप में दो, अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 मिनट के गैप में दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देने के बाद सेकंड आपको देना है वेटर प्लस न्यू गॉल। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सेकंड आपको देना है वेटर प्लस न्यू गॉल। वेटर प्लस न्यू गॉल। हेलो। बाकी लोगों के पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सेकंड है वेटर प्लस न्यू गॉल।
और फिर तीसरे नंबर पे देना है वायरल ट्रीटमेंट। 5 लिम्फ, वो 3 स्प्लिन वाला है ना, पूरा वायरल ट्रीटमेंट थाइमस के साथ, वो देना है। और हो सके तो घर पे कोई अगर ऐसा मेंबर है जो उनके साथ हमेशा रहता है, तो उनको 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 ये सिखा दीजिए कि हर 1 घंटे बाद 1 पॉइंट लीवर 6 बार। अगर ये घर पे करते हैं, साथ में आप 62 फिंगर बॉल लीवर 3 बार, हिटर प्लस न्यू बॉल, फिर वायरल ट्रीटमेंट, ये करिए, 15 दिन में एकदम जादू जैसा रिजल्ट आएगा। लोग कहते हैं ना, चुटकी बजाके कि न्यूरोथेरेपी में चमत्कार होते हैं। मैं कहता हूँ देखो, घुटने दर्द में चमत्कार नहीं होगा, कमर दर्द में चमत्कार नहीं होगा, शुगर में, हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपोथायराइड में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन पेट या हार्मोन से जुड़ी हुई कोई भी चीज है तो उसमें चमत्कार हो सकता है। मैंने किया है, और मेरे को लगता है ये सही में आप 10 से 12 दिन ये ट्रीटमेंट दो, 2 हफ्ते बीतते बीतते आप खुद बताओगे कि चमत्कार हो गया। चलिए। चलिए ठीक। चलो ठीक है, अभी जो भी क्वेरी की बातें हो रही थी, हम लोगों ने बातें करी। अभी कल जैसे सुबह के जल्द आराम क्लास में मैंने बताया था, या परसों की क्लास में भी, कि कल हम लोग ये जो रिपोर्ट स्टडी की बात कर रहे थे, ब्लड रिपोर्ट, यूरोलॉजी, एक्सरे वगैरह वगैरह, तो ये नेक्स्ट संडे से सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अभी कल हमने डेमो क्लास रखी थी, लेकिन अब उस समय नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, डेमो क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया। उसका मैंने ऑडियो क्लिप बना करके यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन वो अभी अनलिस्टेड है। वो शाम को 6 बजे मतलब पब्लिक हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा जो ब्लड रिपोर्ट सबसे पहला सीबीसी देखते हैं, तो उसमें जो इरिथ्रोसाइट है, मतलब लाल वाला जो है जिसमें हीमोग्लोबिन है, सी, ये सब है, तो ये हमने डाल रखा है। तो एक चीज़ है, आप लोगों में से जितने लोग भी मान लो फेलोशिप ग्रुप में हैं, वो तो जरूर रहिए ही रहिए। बाकी लोग जो भी फेलोशिप ग्रुप में अभी नहीं है 2024 में, आप लोग भी फी पे करके वो सेशन में जुड़ सकते हैं, जिसमें ऐसे हम लोग क्वेरी सेशन तो करते करते हैं, लेकिन संडे का हमने रखा है कि हर संडे को अभी अगले इस संडे तक हम लोग ये सिर्फ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उस दिन कोई अजय नॉर्मल की बात नहीं होगी, कोई न्यू स्टार मॉडिफाइड की बात नहीं होगी। उस समय बस स्नोफिल, इरेथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इन्हीं सब की बात। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल भी ऐसे ही सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। ये 7:30 बजे वाला इसी लिंक पे हर रोज सुबह में अवेलेबल रहेगा। जो पेड क्लासेस होती है, वो या तो कभी सुबह 9:30 बजे होती है, कभी दिन में 11 बजे होती है, कभी रात को 9 बजे होती है। लेकिन ये सुबह 7:30 बजे वाली जो सेशन है, ये सभी के लिए है। लिंक यही सेम रहेगा हमेशा के लिए, कम से कम 2024 के लिए। तो एक बार, लेकिन हाँ, इसमें भी होता है कभी, जैसे कल मैं फ्री नहीं था तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, तो फिर भी 7:30 से लेके पौने 8 के बीच में एक बार इस लिंक को ज्वाइन करके देख लीजिए। अगर क्लास चल रही तो ठीक है, ना तो फिर आप एग्जिट करके बाहर निकल जाइए। लेकिन क्लास चल रही है तो थोड़ा शांत रहेंगे। देखो, अभी हम लोगों ने 2-3 लोगों ने ही बात की, प्रहलाद जी ने बात की, अशोक जी ने बात करी, बाकी हम लोग जितने लोग हैं 8-10 लोग, सभी लोग सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि सुन रहे हैं। अगर ये 2 लोगों की बातें हम और मेरे को मिला के 3 लोगों की बातें हुई, तो इनमें बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ तो छोटी या बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं मिली होगी। तो पता है, हम लोग हर किसी के लिए समय निकालते हैं, अपने नौकरी के लिए समय निकालते हैं, अपने बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, अपने वाइफ के लिए समय निकालते हैं, माँ बाप के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए, दोस्त के लिए, किसी किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के लिए भी, सबके लिए समय निकालते हैं। हम कभी अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। मैं तो कहता हूँ सिंपल सी बात, की 1 घंटे हर रोज के अपने लिए निकाल के रखिए। 40 मिनट हम लोग जूम ऐप पे बातें करेंगे, और फिर 20 मिनट थोड़ा सा कुछ भी, मतलब अपने हेल्थ के लिए वॉकिंग कर लीजिए,
अगर योगा में इंटरेस्ट है तो कुछ योगा वगैरह कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई योगा का प्रैक्टिशनर बनना है, फॉर सेल्फ, अपने आप के लिए। हम दुनिया में सबके लिए काम कर रहे हैं, कभी अपने लिए भी काम करें। इसलिए 10-20 मिनट थोड़ा अपने शरीर के ऊपर भी टाइम देना जरूरी है। तो बस 1 घंटा हर रोज का अपने लिए निकाल के रखिए। मेरे को लगता है ना कि हम में से किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट को खुद को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर 7:30 बजे इसी लिंक पे मिलेंगे। कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप लोग भी अपना क्वेरीज नोट डाउन करके रखिएगा। और क्या होता है ना कि जब आप लोग पूछते हो तो मेरे को बताने में भी अच्छा लगता है। अभी क्या है, हम लोग 11 लोग जुड़े हैं, 2 लोगों ने पूछा, फिर लगता है कि यार बाकी लोग तो चलो। अब नहीं पूछने का मतलब क्या है, कुछ लोग को तो शर्म आती है कि कैसे पूछूं। पहली बात तो सबसे बड़ा पंगा ये है। दूसरी बात ये होती है कि चलो रहने दो, बाकी लोग पूछ लेते हैं फिर सुनता हूँ। तो ऐसा नहीं, सही में अगर आप भी किसी मरीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 2 ही चीजें हो सकती है कि या तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है या तो नहीं आ रहा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको नोट डाउन रखिए और अगले सेशन में शेयर करिए। ठीक है, चलिए बस इसके साथ ही सेशन समाप्त करता हूँ अभी। कल सुबह फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।